जो विवाद गुजरात में गौरक्षा के नाम पर दलितों की पिटाई से शुरू हुआ था, उसे हर पार्टी अपने हिसाब से भुनाने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि देश में ज्यादातर गौरक्षक फर्जी हैं, उनके खिलाफ राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन विपक्षी पार्टियां इस पर भी राजनीति करने में जुटी हुई हैं। गुजरात में दलित उत्पीड़न की घटना के बाद कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां दलितों की हालत पर चिंता जता चुकी हैं। सड़क से संसद तक बवाल भी हो चुका है और राहुल गांधी से लेकर मायावती तक गुजरात जाकर दलितों का हालचाल भी पूछा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से गाय रक्षा के नाम पर खूनी उत्पात मचाने वालों को निशाने पर लिया है, उससे विपक्ष की चिंता नए सिरे से उभर आई है। विपक्ष अब प्रधानमंत्री से ही पूछ रहा है कि आखिर फर्जी गौरक्षक कौन है। दलितों के उत्पीड़न की चिंता भी इसके साथ ही जुड़ी है। इसीलिए कांग्रेस के सांसदों ने आज संसद परिसर में धरना तक दिया। हैरानी की बात यह है कि दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर चिंता जताने वाली पार्टियां ये नहीं बता रही हैं कि जिन राज्यों में उनकी सरकार है, वहां पर दलित उत्पीड़न की घटनाएं आखिरकार क्यों हो रही। हर व्यक्ति जो कानूनी प्रक्रिया और देशवासियों की चिंता करते हैं, तो इसको निंदा इसकी तो करेंगे ही। जहां तक कुछ घटनाएं जो हुई हैं दलितों के साथ, बीजेपी शासित राज्यों ने तो तुरंत कार्रवाई ली। जो बाकी राज्य हैं उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए। उनके हक में बोलते लोग जरूर है, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदलती है। वो जहां खड़े हैं, जहां अन्याय जुल्म के से घिरे हुए हैं, तो हमारे बयान, हमारी बोली से उनकी जिंदगी नहीं बदलेगी। हमारे ईमानदारी से, प्रयास से समाज में उनकी जिंदगी बदलेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अकेला संगठन है जो दलितों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दे पर लगातार काम कर रहा है। बाकी राजनीतिक पार्टियों ने बिना सामाजिक सरोकार दिखाए हुए उन्हें एक वोट बैंक के रूप में उपयोग किया, उनके सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट किया, और जब भी कभी कोई ऐसी घटना घटती है तो इसे राजनीतिक पर्यटन का रूप देते हैं। जब देश की 80%, 90% जनता उत्तेजित है कि जो घटनाएं असहिष्णुता की हो रही हैं, दलितों के विरुद्ध, आदिवासियों के विरुद्ध, आम जन के विरुद्ध, तो उसका जवाब सदन में देना ही होगा। बड़ी बहस में इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ शाजिया इल्मी, नेता बीजेपी, जुड़ रही हैं। साथ ही साथ हमारे साथ रागिनी नायक, कांग्रेस की प्रवक्ता, जुड़ रही हैं। हमारे साथ संजीव मिश्रा, स्टेट सेक्रेटरी, समाजवादी पार्टी, जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फैजान खान, लीडर बीएसपी, जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ संदीप महापात्रा, आरएसएस थिंकर, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाजिया, 2 दिन में प्रधानमंत्री के 2 बयान आते हैं। वो कहते हैं कि दलित पे गोली चलाने से पहले मुझे चला दो, लेकिन दलित भाइयों को कुछ ना कहो। ऐसे में इतने इमोशनल अगर प्रधानमंत्री हुए हैं, इस तरह का बयान उनको देना पड़ा है, तो इसके पीछे की वजह क्या है, मैसेज क्या देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर एक पैगाम देश के नाम, लोगों के नाम, और उन लोगों के लिए खासतौर से जो जानबूझकर इस्तेमाल कर रहे थे, जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, और ना सिर्फ भाजपा सरकार का नाम खराब कर रहे थे बल्कि देश का नाम खराब कर रहे थे हिंसा इस्तेमाल करके। ये उनके लिए एक सख्त पैगाम है। पैगाम सिर्फ उनके लिए है, लेकिन विपक्ष बहुत ही सकपकाया है, क्योंकि विपक्ष के पैरों तले जमीन जो है खिसक गई उनके इस बयान से। उन्होंने सोचा था कि इस जो वेस्टेड एलिमेंट है, हम लोग लिंक करेंगे इनको बीजेपी के साथ, पीएम कुछ कहेंगे नहीं और हम इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पीएम ने इतने कड़े शब्दों में बिल्कुल गौ सेवक, गौ रक्षक और गौ भक्त का अंतर बताकर, सेवा और करुणा की भावना को बताकर, और ये कहकर भी कि स्टेट सरकारों को सख्त एक्शन लेना चाहिए, और साथ साथ कि हमारे देशवासी दलितों के साथ किसी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उन्होंने ना सिर्फ रूल और कानून की बात की, आप लोग पका गए हैं, आपकी स्ट्रेटेजी फेल कर गई है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बीजेपी को इन तमाम घटनाओं से जोड़ना चाहते थे, जो आप कामयाब नहीं रहे हैं। रागिनी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है। तो अभी अभी शाजिया ने कहा कि विपक्ष की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से फेल हो गई है। वो इन तमाम घटनाओं के साथ आप मुझसे पूछ रहे हैं। जी रागिनी, आप ही से सवाल है। अभी अभी शाजिया ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने स्ट्रांग मैसेज दिया, और वाकई याद नहीं पड़ता है कि देश के प्रधानमंत्री ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर किसी नेता को देखा जाए, इस तरह का बयान आया हो
कि गोली मारनी है तो मुझे मारो, लेकिन दलित भाइयों पर अत्याचार मत करो। अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो दिक्कत क्या है? शाजिया आरोप लगा रही है कि आपकी स्ट्रैटेजी फेल कर गई है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो ये वक्तव्य है कि अगर दलित भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा है तो उसके बदले मुझे गोली मारो, मुझे 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके एक भाषण की ओर ले जाता है, जिसमें वो कहते थे कि यदि 100 दिन में काला धन वापस नहीं आया तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। फिर मुझे संसद के पटल पर स्मृति ईरानी जी का भी वक्तव्य याद आता है कि यदि रोहित वेमुला पर कोई अत्याचार हुआ है और वो प्रूव हो जाता है तो मैं अपना शीश काट के आपके चरणों पर डाल दूंगी। तो अतिशयोक्तिपूर्ण भाषणों से कभी किसी का भला हुआ नहीं। अब आंचल, एक बात समझने की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही चतुर राजनेता हैं और उनके भावुक भाषणों की टाइमिंग ये साफ तौर पर दर्शाती है कि उनकी टिप्पणी और उनके वक्तव्यों का आधार चुनावी फायदा और राजनीतिक स्वार्थ होता है। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव, गुजरात का चुनाव, पंजाब का चुनाव बिल्कुल आगे लगा हुआ है, आने ही वाला है। और आपका तो क्या होता ऐसे है? में जो इनके आरएसएस के संगठनों ने जिस तरीके की दलितों पर प्रहार किया, अल्पसंख्यकों पर प्रहार किया, उससे इनकी जो छीछा लेदर हो रही है पूरे देश में, उसकी भरपाई के लिए ये वक्तव्य आया है। और ये जुमला है शाजिया रागनी कह रही है कि जैसे और जुमले दिए गए थे, ये भी एक महज जुमला है और वोट बैंक राजनीति है। आंचल, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। आंचल जी रागिनी, आंचल, मेरे 10 सेकंड की एक टिप्पणी और है, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। शाजिया, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। देखिए, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जो कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, उनके शब्द कर्म में कब परिवर्तित होंगे ये देश जानना चाहता है। मन की बात बहुत हो गई, हर बार बातें ही होती हैं, लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए तो राजस्थान में तो भाजपा की सरकार है। अच्छा ठीक है, अब शाजिया को जवाब ले लेते हैं। 10 सेकंड से ज्यादा हो गया। रागिनी, अब शाजिया से जवाब ले लेते हैं। रागिनी ने कहा कि ये सीधे सीधे जुमला है प्रधानमंत्री का, और उनका ये भी कहना है कहीं ना कहीं कि प्रधानमंत्री को दलितों को अगर इतना प्रेम है तो कहीं ना कहीं संरक्षण देना चाहिए, उनके हितों की बात करनी चाहिए। इस तरह का बयान सिर्फ इमोशनल अत्याचार है, अगर रागिनी की भाषा में कहें तो। नहीं, पर आप नहीं, रागिनी जी ने तो बहुत सारी बातें की। रागिनी जी ने तो इतिहास में भी चली गई वो, और फ्यूचर में भी चली गई वो। इस मुद्दे के अलावा वो हर जगह गई। जहां तक दलितों के उत्थान की बात है तो कितनी ढेर सारी स्कीम्स, स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया में, मेक इन इंडिया में कितनी ढेर सारी स्कीम्स हैं जो डायरेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही है। एजुकेशन में कितनी स्कीम्स हैं और स्कॉलरशिप्स जो दे रही हैं। अब आरएसएस को कह रही थी वो प्रहार करते हैं दलितों पर आरएसएस के जो विद्यालय हैं, जो एकल विद्यालय हैं, वहां पे तो दलित बच्चे टॉप कर रहे हैं। तो फर्क सिर्फ इतना है भाजपा और आरएसएस में कि वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं दलितों को राजनीति के तौर पर, जो कि कांग्रेस ने हमेशा किया है। अब प्रधानमंत्री का ये सिर्फ बयान नहीं था, ये जुमला नहीं था, ये स्टेट गवर्नमेंट्स को सख्त हिदायत भी थी कि डॉसियर तैयार किया जाए, एक्शन लिया जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। तो एक तरह से सिर्फ जुमला नहीं था। ठीक है रागिनी, मुझे सारे पैनलिस्ट को लाना है, फिर अपनी बात रखिएगा आप। फैजान साहब भी कहना चाह रहे हैं कुछ। फैजान साहब, और राजनीति शाजिया को 2 बार बोलने का मौका दिया, एक छोटा सा जवाब मुझे दे देने दीजिए। मैं फैजान साहब को लेके आती हूँ, रागिनी फिर आपके पास आती हूँ। कृपया धीरज धरें, एक घंटे की चर्चा है। फैजान, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगा कि गाय का सम्मान और गाय पे राजनीति दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। और जो भी हम 2.5 साल से, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम ये देखते हैं। अभी हमारी बहन साजिया इल्मी जी ने बहुत अच्छे ढंग से कहा कि प्रधानमंत्री जी का ये बयान बिल्कुल सख्त है। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि गुजरात में जिस तरह से दलितों का उत्पीड़न हुआ, उस पे आंध्र प्रदेश के बीजेपी के विधायक उसे सही ठहराते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी उस पे एक्शन नहीं लेंगे? वो राज्यों को तो ये आदेश करते हैं कि गौ रक्षकों पे एक्शन लें, पर अपने आंध्र प्रदेश के उस विधायक पे उन्होंने एक्शन नहीं लिया। और मुझे ये जानकर बहुत ताज्जुब होता है कि जब भी चुनावी माहौल आता है तो प्रधानमंत्री जी का दिल उन मुद्दों पे ज्यादा महसूस करता है जो 2.5 साल में नहीं करता है।
बिहार के चुनाव में गाय के मुद्दे पर ही पूरा का पूरा चुनाव वो लड़ते हैं, तब उन्हें गाय के सम्मान की याद नहीं आती है। राजस्थान में अभी आप देखेंगे कि राजस्थान में व्यवस्था के कारण, अर्थव्यवस्था के कारण गाय हमारी मरती है, तब उस पर उन्होंने खेद नहीं जताया। क्यों? क्योंकि जब उस व्यवस्था पे वो खेद जताएंगे तो खेद उनके खुद सरकार पर उठेगी और उसकी जवाबदेही सरकार की होगी, इसलिए वो उस पर खेद जताते हुए नजर नहीं आते हैं। मैं पूछता हूं, सत्र के पहले दिन ही बहन कुमारी मायावती जी के जब ये बयान आता है कि दलितों और मुसलमानों पे लगातार गौ के नाम पे अत्याचार हो रहा है, तब जाके भारतीय जनता पार्टी और तब जाके प्रधानमंत्री क्यों इस पे जागते हैं और तब तक सोते रहते हैं जब तक बहन कुमारी मायावती जी मेरी आवाज नहीं उठाती। ठीक है। मेरा सवाल यह है, बहुत कसीदे पढ़ दिए आपने। अब संदीप मोहपात्रा के पास चलते हैं। संदीप जी, गाय दूध देती है, वोट नहीं देती है। ऐसे में बिहार के वक्त भी, जब बिहार में चुनाव हो रहे थे, उस वक्त दादरी कांड हुआ था, गरम था पूरा का पूरा मुद्दा, लेकिन इस वक्त आते आते कहीं ना कहीं बहुत लेट रिएक्शन आता है। चुप्पी बहुत देर बाद तोड़ी है प्रधानमंत्री ने, ये आरोप अब लग रहे हैं। आरएसएस को भी 2 बार आके स्पष्टीकरण इस मामले में देना पड़ा। आंचल जी, ये आरएसएस जैसे ही संगठन कर सकता है, क्योंकि जिन लोगों का ये दोषारोप रहता है कि आरएसएस के संगठन, आरएसएस से संश्लिष्ट संगठन, और आपके पैनल में रागिनी जी ने इस बार को बार बार दोहराया है। रागिनी जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि दलितों के चिंता करने वाले, दलितों के हित के बारे में सोचने वाले कलावती का क्या हुआ? आपके अध्यक्ष, आपके उपाध्यक्ष गए थे कलावती के पास, उसके बाद उसका क्या हुआ? पहली बात ये। दूसरी बात, जहां तक संघ की बात है, संघ अपने स्थापना से 1925 से जात पात में कभी विश्वास नहीं करती है। महात्मा गांधी जैसे भारत के, जो हम कहते हैं कि भाई भारत के जनक हैं, वो जब संघ के शाखा में जाते हैं, उनका वक्तव्य है कि यहां पे जात पात की कोई भेदभाव नहीं है। संघ का हमेशा से रहा है कि कास्ट सिस्टम हैज टू बी सेंट आउट ऑफ दिस सोसाइटी, लॉक स्टॉक एंड बैरल, और उस पर हम कायम हैं। जो बाकी राजनीतिक दल, कांग्रेस जैसे, जो दलितों को केवल वोट का एक मुद्दा बनाना चाहते हैं और पिछले 70 साल से मुद्दा बना के रखा है, केवल मात्र पिछले 2 वर्ष का अगर आप आकलन देखेंगे, यूपी और बिहार, जो कि नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है, जिसमें संघ का अगर कहेंगे कि हस्तक्षेप एकदम ही नहीं है, वहां पे एनसीआरबी की डाटा अगर देखेंगे तो वहां यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार, उत्पीड़न हुआ है। रोहित वेमुला की बात इन्होंने कहा, रोहित वेमुला से पहले 8 या 10 ऐसे सुसाइड्स दलित स्टूडेंट्स ने वही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किया था। तब आपकी सरकार कहां थी? तब आपकी पार्टी कहां थी? पुणे में एक दलित युवक की हत्या, और उसका हत्या भी इस तरह से कि उसको जला के मार दिया गया और कथित मुसलमानों ने मारा है उसको। उस समय आपकी दलित के प्रेम कहां जाती है? तो जो सिलेक्टिव रेज आप लोगों ने इस देश में पैदा करने की कोशिश किया है, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, केवल मात्र आपके वोट बैंक के साधन हेतु, ये आपको ज्यादा दिन टिकने नहीं देगा। वैसे आंकड़े आपको, चर्चा जारी रहेगी, आंकड़े आपको देती रहूंगी कि किस स्टेट के अंदर क्या कन्विक्शन रेट है, जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। मुझे ये बताएं रागिनी, सबसे ज्यादा कुपोषित है केंद्र में इन्होंने राज किया, केंद्र में 60 साल तक कांग्रेस का शासन था। ऐसे में जो हाल अभी है दलितों का, उसके लिए आपको आपकी जिम्मेदारी नहीं लगती? ये अपने आप में उत्पीड़न नहीं है? अब आप उंगलियां उठा रहे प्रधानमंत्री पर, बीजेपी पर। आपने मुझसे सवाल पूछा है जी। कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से जब 2 लोग बोलते हैं तो मुझे सुनाई नहीं देता है जी। हम वो ऑडियो दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। रागिनी, यहाँ पर सीधे 60 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है। मेरे पास आंकड़े हैं, अगर आप बोले तो कांग्रेस की सरकारों के दौरान क्या कन्विक्शन रेट रहे हैं SC ST के खिलाफ, जब भी इन तरह के उत्पीड़न के मामले आए, वो आपको बता सकती हूं मैं। अब अचानक से आपका दलित प्रेम क्यों जागा है, ये भी अपने आप में सवाल। देखिए, यदि आपके चैनल पे आज कोई दलित चिंतक या विचारक होते तो वो आपको बताते कि आजादी के 70 सालों में दलितों की समस्याओं को लेकर क्या क्या काम हुए हैं और किस तरीके से उसमें सुधार आया है। पर एक बात तो आंचल आप भी ये जानेंगी कि अचानक से 2 साल के भीतर लव जिहाद, घर वापसी, दादरी, गौरक्षा, गौमास, ये मुद्दे क्यों इतना भड़क गए हैं? और अगर आज 80% गौरक्षक बने देश में घूम रहे हैं तो ये किसके संरक्षण में हो रहा है? 2 साल से उन पर कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है? मैं भाग नहीं रही हूँ। आपने जितना समय दूसरे पैनलिस्ट को दिया, मेरी बात सुन लीजिए, आपको जवाब मिलेगा। मैं आप आंकड़ों की बात करती हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगी,
एक मिनट, ये बीच में ना बोले। पहला बिल 50 अगर मुझे बोलने नहीं देना चाहते तो मैं चुप बैठूंगी, लेकिन मेरे बीच में ना बोले। मैं किसी के बीच में नहीं बोलूं। जैसे आप स्टेटमेंट ना दें। संदीप जी, उनको ऑडियो में दिक्कत हो रही है, 1 मिनट बोल लेने दीजिए, रागिनी को बोल लेने दीजिए। रागिनी, क्या मुझे आपके शो पे बोलने दिया जाएगा? क्या मुझे आपके शो पे बोलने दिया जाएगा? रागिनी बोले, मैंने संदीप जी को बोला है कि वो आपको सुने। हाँ, अब सुन लीजिए मेरी बात। गोलवलकर जी जो कि संघ विचारक रहे हैं, संदीप जी, क्या उन्होंने नहीं कहा कि आजाद भारत में मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहिए? क्या अंबेडकर का अपमान करते हुए उन्होंने नहीं कहा कि संविधान को जला देना चाहिए? आप कह रहे हैं कि संघ ने कभी भी वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया, कभी भी दलितों के खिलाफ बात नहीं की। आप हमेशा झूठ बोलने की राजनीति करते हैं, इसलिए थोड़ी देर खामोश रहिए और मेरी बात सुनिए। मोदी सरकार ने SC/ST सब प्लान में 28% की कटौती की। मैट्रिक स्कीम जो रहती थी, मैट्रिकुलेशन की शेड्यूल कास्ट को लेकर, उनमें 19% की कटौती की। आज मैं ये, फिर आप चुप रहिए, सभ्यता से डिबेट करिए, चुप रहिए। 1900 करोड़ का जो बजट था उसको 1600 करोड़ कर दिया। क्यों किया? आप ये बताइए कि क्या जनरल VK सिंह ने कुत्ते के पिल्लों के साथ तुलना नहीं की? आप ये बताइए कि क्या मोहन भागवत ने दलितों के आरक्षण की समीक्षा करने की बात नहीं की? आप ये बताइए कि क्या जिंद में, हरियाणा में एक दलित महिला जो वापस लौट रही थी शादी से, उसके साथ सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ? क्या मुंबई में अम्बेडकर भवन को तहस नहस नहीं किया गया? ठीक है रागिनी, अब बहुत सवाल हो गए, देखिए जवाब भी लेने दीजिए। रागिनी अपने आंसर थोड़े संक्षेप में दे। के भले के लिए बात की है। शाजिया एक क्विक रिबटल दे सकती हैं आप? शाजिया से कहना चाहूंगी कि आपको बराबर से मौका दीजिए। आज संसद में भी मैं चाहूंगी संसद में नहीं, मैं चाहूंगी, इन्होंने बहुत सारी बातें कही है जो बिल्कुल ही झूठी है। मैं चाहती हूँ संदीप जी कुछ। रागिनी अपने आंसर थोड़े संक्षेप में रखें, और भी पैनलिस्ट हैं, अभी तक मैं संजीव जी के पास तो गई भी नहीं हूँ। शाजिया एक क्विक रिबटल दे, फिर मुझे संजीव जी के पास जाना है। नहीं, मुझे कोई रिबटल नहीं। आप संजीव जी की बात सुनिए और जो संदीप जी से पूछिए, जो रिसर्च करते हैं RSS पर, वो सवाल RSS से रिलेटेड सवालों के जवाब वो बेहतर देंगे, उसके बाद मैं रिबटल दूंगी। क्या मैं संजीव जी से बात कर रही थी? मैं संजीव जी समाजवादी पार्टी के नेता, उनकी बात कर रही हूँ। इंसान लगातार संजीव जी सुना आपने, BSP को सुना आपने, कांग्रेस को सुना आपने, BJP को सुना। कहीं ना कहीं ये तो साफ हो पा रहा है ना दलित प्रेम है। और बड़ा सवाल ये है कि अखलाक की घटना हुई थी 2015 में, सितंबर 2015 में। बहुत अरसे तक खामोशी रही, लेकिन जब ये घटनाएं दलितों के साथ जुड़ने लगी तो ये भी सवाल उठ रहा है कि तब आखिरकार इतना मुखर क्यों होना पड़ा बीजेपी को? देखिए आशु जी, पहली बात तो धन्यवाद आपको कि आपने मुझे बोलने का मौका कम से कम दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कांग्रेस या BJP या BSP के किसी प्रोग्राम में बैठा हूं जो इन लोगों की जुमलेबाजी सुन रहा हूं। देखिए बहुत साफ सी बात है, 2 साल में जिस तरीके से मोदी जी ने पूरे देश के साथ जुमलेबाजी की है, वो किसी से छिपा नहीं। आज पूरा देश की जनता त्रस्त है। इनकी नीतियां, इनकी नीयत देश के जनता के हित में नहीं है। जो मुद्दे लेकर के ये लोकसभा के चुनाव में आए थे, उन सबको भूल चुके हैं। अब ये नई जुमलेबाजियां करते हैं। और एक चीज में बहुत साफ सी बात आपके चैनल पे कहूंगा कि जिस तरीके के रोहित वेमुला के केस के प्रकरण को दाबने के लिए JNU प्रकरण हुआ, ये बहुत शर्म की बात है कि आज वो 10-12 लोग जिनको टीवी पे दिखाया जा रहा था, जो भारत विरोधी नारे लगा रहे थे, यहाँ शाजिया जी बैठी हैं, क्या ये जवाब देंगी? उनमें से कितने लोगों को पकड़ पाए आप? वो सारे लोगों को जिनको दिखाया जा रहा था टीवी पे, जो भारत विरोधी नारे लगा रहे थे, आप उनको नहीं पकड़ पाए। आपकी एजेंसियां नहीं उनको ढूंढ पाई। आप लाने वाले लोग आज बेनकाब हो गए। आज स्थितियां क्या है? आज पूरे देश में दलितों के साथ जिस तरीके का संजीव जी अगर आपको पर अत्याचार हो रहा है, शाजिया मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हमारे साथ अगर
भटकाए ना मुद्दे से। अगर नेतागिरी करने वाले लोग हैं, अगर करने वाले लोग हैं, ये जुमलेबाज लोग हैं, गौरक्षक इनसे पर पूरा नहीं है देश त्रस्त तो मैं बात करूँ कृपया राहुल गांधी किस तरह से सो रहे थे, किस तरह से पोल की चोरी हुई थी, किस तरह से घोटाले हुए थे, किस तरह से यूपी के बुलंदशहर में मामले हुए थे। अगर मौजू की बात करनी है तो मौजू की बात हम करने को तैयार हैं। अगर आपको यूपी और समाजवादी पार्टी की बात करनी है तो मुझके बारे में बात करने को अच्छा मुझे एक बात बताएं, बुलंदशहर के रेप के बारे में मुझे एक बात बताएं कि कम से कम 3 पैनलिस्ट ने शाजिया आप टॉपिक से चेंज करने का मौका आप दे रही हैं, तो मुझे भी मौका दीजिए। शाजिया 3 पैनलिस्ट ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि जो बयान आ रहे हैं ये आपका जुमलेबाजी है। इसके अलावा संजीव जी रुके 1 मिनट, आपको नहीं तो लेकिन दिक्कत ये है कि आपका ऑडियो डाउन करेगा वो कोई, मैंने इसका जवाब दिया, सॉल्व करेगा नहीं। संजीव जी कृपया करके शाजिया को जवाब देने दें। शाजिया सवाल ये उठ रहा है कि 3 पैनलिस्ट यहाँ पर कह रहे हैं, 3 राष्ट्रीय पार्टियां कह रही हैं कि जुमलेबाजी हो रही है। शाजिया सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80% गौरक्षक जो हैं, सवाल तो सुन लीजिए शाजिया, सवाल तो सुन लीजिए शाजिया, आप बोलेंगी किस पे, जवाब किस पे देंगी जब सवाल नहीं सुन रही है। शाजिया प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80% गौरक्षक जो हैं वो ब्लैकमेल करते हैं, वो फर्जी हैं। और खींच के पूछ लीजिए, आप सवाल ही नहीं सुन रही हैं शाजिया। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि 80% गौरक्षक जो हैं वो फर्जी हैं, गोरख धंधा चलाते हैं। मुझे ये बताएं, अगर प्रधानमंत्री के पास इस तरह की इनपुट है, उनको जानकारी है, तो उन्होंने अब तक क्या एक्शन लिया है ये बताएं हमें। अरे तो मैं जवाब तो देने दीजिए, अरे जवाब तो देने दीजिए। आपने पिछला सवाल भी यही पूछा और पिछले 8 सेंटेंसेस अपने आप सुनेंगी तो यही सवाल पूछ रही थी कि जुमलेबाजी है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए सारी सरकारें जहां पे ये होता है उनको सख्त हिदायत दी गई है कि उन पर डॉसियर तैयार किया जाए, ये लोग कौन हैं और जो लोग हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। इससे ज्यादा स्ट्रांग स्टेटमेंट हो सकता है? प्रधानमंत्री खुद क्योंकि सेंटर में है और ये स्टेट सब्जेक्ट है, खुद थोड़ी ना कर सकते। ये तो सारे के सारे सीएम्स और उनके अंडर लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को करना होगा। जब आगे नहीं तो यानी कि यूपी में जो हुआ कितनी बड़ी नाकामी थी, अखलाक के साथ जो हुआ, अरे बोलने तो दीजिए, जवाब तो देने दीजिए। अरे तमीज के साथ भाई साहब, हमारा वक्त है बोलने का, हमारा वक्त है बोलने का भाई साहब, प्लीज। अरे हमारा वक्त है बोलने का, आप तो जवाब नहीं दे रहे, एंकर का जवाब दे रहे हैं। अरे हम एंकर का जवाब दे रहे हैं, अरे हम एंकर का जवाब देंगे। आपकी बात नहीं सुन रहे, हमारा जवाब तो सुनने दीजिए, हमें तो जवाब को सुनने दीजिए भाई साहब, जवाब तो सुनने दीजिए, जवाब तो सुनने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए। आप सब जवाब दीजिए, आप सब जवाब देने दीजिए। अब एक छोटा बड़ी बहस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अचानक से क्यों जगा है सभी पार्टियों का प्रेम दलितों के प्रति, गाय के प्रति? क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है और चुनावों को देखते हुए सारे के सारे नेता अपनी रणनीतियां बदल रहे हैं? रागिनी, आप अभी बात कर रहे थे बीजेपी की, उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अगर कांग्रेस का आंकड़ा देखा जाए, जो कांग्रेस को रूल स्टेट्स रही हैं अर्लियर ऑन, उसमें चाहे वो हरियाणा हो, वहां पे भी जो केसेस हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे SC/ST एक्ट के कुछ कम उत्पीड़न के केसेस दर्ज हुए हों। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी उतना ही खराब है। देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब हम सरकार में थे तब भी सवाल आप हमसे ही पूछती थी, आज हम विपक्ष में हैं तो भी सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। राज्य सरकार को हरियाणा लेकर के आंकड़ों की बात आप कर रही हैं पर कोई आंकड़ा बता नहीं रही है। रागिनी, तो ऐसे में मैं आपकी बात का क्या जवाब दूं? रागिनी, इसलिए क्योंकि शाजिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दी है, वो इसलिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। तो एनसीआरबी के एनसीआरबी की रिपोर्ट 2014 की है, उसके हिसाब से अब आपकी भी जवाबदेही बनेगी ना। आप कह रही हैं कि राज्य सरकारों में अगर आपकी सरकारें हैं तो वहां पर आपके खिलाफ कोई सवाल ना पूछे जाए, आपसे कोई सवाल ना हो। सुन नहीं पा रही हूँ शाजिया, मुझे हाँ नहीं, मुझसे आप सवाल जवाब क्यों नहीं रागिनी? सवालों के जवाब क्यों नहीं है अपने गोल पोस्ट पर? वो आप सवाल की शाजिया बात कर रही है या आप बात कर रही हैं? आप कोई आंकड़ा कोट तो करिए, आप कोई आंकड़ा बता ही नहीं रही है और कह रही है कांग्रेस यूपी की बात करें तो यूपी में 8,000 से ज्यादा कोट किया था। ठीक है, मैं बता देती हूँ, आप तमाम पैनलिस्ट को बता देती हूँ। हम लगातार सुन लीजिए, आंचल सुन लीजिए,
सुन लीजिए, इन्होंने अभी भी हरियाणा आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप देखिए, देश भर में अगर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, गुजरात में 1130 मामले 2014 के आंकड़ों के हिसाब से अब सुन लीजिए ना, अब आप आंकड़े मांग रही थी, आंकड़े दे रहे हैं आपको। पूरे देश भर में 55,000 से ज्यादा मामले हैं। हरियाणा में 830, राजस्थान में 6,734 मामले दलित उत्पीड़न के मामले हैं जो SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश में 3,294 मामले दर्ज किए गए। गुजरात का जो आंकड़ा है वो 1130 मामले। उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश में 8,000 को जवाब दे सकती हूँ। दोनों ही सरकार कांग्रेस या बीजेपी। बिहार में तकनीकी खराबी के कारण जब दो लोग बोलते हैं तो मैं सुन नहीं पा रही हूँ। आपके शो पे सारे लोग साथ में बोल रहे हैं और आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे। रागिनी और बोलना शुरू हो गया है। दो लोग बोल रहे हैं तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। रागिनी, समस्या ये है, समस्या ये है, आपने आंकड़े मांगे हैं तो आंकड़े दे रहे हैं, समझ नहीं पाती हैं, आप जवाब नहीं दे पाती हैं। अच्छा, मुझे 30 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। ठीक है, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। 30 सेकंड जरा शांत रहिए, सबसे बोलिए जरा शांत रहें। पहली बात, गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के शासन के चलते 2010 से 2014 तक के आप गुजरात के क्या आंकड़े बता रही हैं? 10 से 14 तक 29% जो केसेस थे वो सॉल्व ही नहीं हुए। कन्विक्शन रेट 2% था, यानी कि 9,556 केसेस जो रिकॉर्ड हुए थे दलित एट्रोसिटी के, उसमें से केवल 36 केसेस में कन्विक्शन हो पाया है। ये आंकड़ा तो आप सामने रख नहीं रही हैं। पूरे देश में एनसीआरबी का रिकॉर्ड कह रहा है कि 19% दलितों के केसेस में 2 साल में वृद्धि हुई है। ये भी एक आंकड़ा है। पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात नरेंद्र मोदी जी के भाषण से सामने आती है। क्या उनका तात्पर्य गौरक्षा का है या सामाजिक सौहार्द का है? ये इसी से पता चलता है कि अंतिम उदाहरण उन्होंने जो दिया उसमें कहा कि हिंदू मुसलमान बादशाह हिंदू राजा को हराने के लिए गाय सामने रख देते थे ताकि हिंदू राजा हार जाए युद्ध और गाय को काट ना पाए। ये इस तरीके के उदाहरण से ही पता चलता है कि असली मानसिकता क्या है। एक तरफ आरएसएस उग्र राष्ट्रवाद भड़काने के लिए पूरे देश में रागिनी, आपको समझना होगा कि 30 सेकंड से बहुत ज्यादा हो चुका है और भी पैनलिस्ट को बोलना है। कृपया दूसरों को बोलने का मौका दें। संदीप जी सवाल उठाए मानसिकता पर। संदीप जी ठीक है, सुन ले वो कह देते हैं जब कांग्रेस के ऊपर सवाल आते हैं तो इस तरह के वाली बात संदीप जी प्रधानमंत्री और बीजेपी की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। करने का समय आ गया है। इनको पहले रोकिए तब तो। संदीप जी नहीं, राजा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि रागिनी जी का ये 1 घंटे का प्रवचन नहीं है। इसमें बाकी भी पैनल मेंबर सरकारी तौर पर बोलने का हक है। 100 से ऊपर गायों। संजीव जी, 1 मिनट। संदीप जी, आरएसएस के विचारक प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। संजीव जी, आप चुप रहे। संघ को 1 इंच की जमीन नहीं दूंगा। आज संघ कहां पे और कांग्रेस कहां पे, इससे पता चलता है कि आप राजनीति क्या कर रहे हैं। जी आंचल जी। संदीप जी, उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की मानसिकता को दर्शाता है जब उन्होंने अपने भाषण के अंदर इस तरह के उदाहरण दिए। जवाब तो देखिए, जहां तक रागिनी जी की बात है, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है, कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है कि अपने भूल कभी नहीं मानेंगे। दलितों की उत्थान करने वाले की बात करते हुए आज मैं कांग्रेस को पूछता हूँ, फिर से दोहराऊंगा, कलावती के घर जाके राहुल गांधी एक रात रुक के आए थे, उसके बाद कलावती को भूल गए। ये इनकी राजनीति है और इनकी राजनीति यही है कि भाई पॉलिटिकल टूरिज्म करना है। ऊना में जाके आए, ऊना की जो घटना घटी है मैं उसको बता दूं। रागिनी जी आप सुन लीजिए, ऊना में जो घटना घटी है उसको सिविल सोसाइटी, गुजरात की सिविल सोसाइटी का कहीं समर्थन नहीं किया, उनको ऑस्ट्रेसाइज किया गया है। बार बार ये कहना कि की बात क्यों नहीं की, पूरे हिंदुस्तानियों की बात क्यों नहीं की, केवल सिलेक्टिव कमेंट्री करते हैं। किस प्रदेश पूरे हिंदुस्तान की बात किया है। प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि गोरक्षा होना चाहिए, लेकिन गोरक्षा के नाम पे कानून अपने हाथ में ना ले। मैं आपको यहां पे चुनौती देता हूं कि कांग्रेस की कोई ऐसे आला नेता इस तरह के जो काम लिखते हैं और समुदाय का हो, उनके बारे में आप कह सकते हैं क्या? और वीएचपी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनकर कभी अदालतों में घुसकर लोगों कभी अपने झंडे वाले के दफ्तर आरएसएस के माननीय भैया जी जोशी सेकंड इन कमांड, उन्होंने एक स्टेटमेंट कर दिया। रागिनी जी आपको पता ही नहीं है तो इसमें बहस मत करिए।
कल संघ के तरफ से भी एक वक्तव्य आया है कि गोरक्षा के नाम पे कानून अपने हाथ में मत लीजिए। आपको नहीं पता संघ है, ने स्पष्ट किया है। आपको क्या पता है? कोई आप अपना ही इतिहास पढ़ के आ बात कही जाइए। नहीं है। संघ ने कभी इस तरह के अम्बेडकर के संगठनों को पुतले को समर्थन ही नहीं किया जलाने है। से लेकर संविधान की प्रतियां नहीं, मुझे जलाने तक इतिहास का पढ़ने काम की जरूरत RSS नहीं ने है। किया इतिहास है। आप पढ़िए। और आज आप यहाँ इतिहास पर प्रवचन कांग्रेस दे को रहे हैं पढ़ना कि चाहिए, किस तरीके से जो दलितों के नाम बुझाते हुए, मुसलमानों के नाम बुझाते हुए आज से अगर 70 साल के इतिहास देखेंगे तो दलित और मुसलमान सबसे ज्यादा यदि कोई प्रतिपादित करता है तो वो RSS करती है। और दलितों का जो शोषण इस देश में हो रहा है ना, वो आप ही की मानसिकता की वजह से है। प्लीज थोड़ा सा 30 सेकंड सबको बोलने का मौका। मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास हमारे उनको भी चर्चा में ले आपको पता नहीं है। संघ ऐसा संगठन है, कभी जात पात की बात करती नहीं है। मैं आपको पूछता हूँ, दलित हित की बात करने वाले आप ये मुझे बताइए कि आपके कितने पार्टी प्रेसिडेंट दलित रहे हैं? आपके 70 साल में कितने प्राइम मिनिस्टर दलित बने? बाबू जगजीवन राम जैसे दलित नेता को आपने उनके स्थान नहीं दिया, आप आज दलित की बात करते हैं? संदीप जी, अच्छा एक मिनट, 70 ज्यादा इतिहास बताएंगे। आप ये बताइए, आप दोनों इतिहास बताने के लिए यहाँ पर बैठे हैं या आगे के लिए किस तरह के सोल्यूशन होने चाहिए, चर्चा का स्तर ऊपर लेकर जाया जाए, इसलिए बैठे हैं संचालक दलित हैं। संजीव जी, मुझे ये बताएं, बीएसपी और एसपी यूपी में बहुत अरसे से शासन में रही है, वहां पर 8000 केसेस जो हैं एनसीआरबी की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक जो हैं यूपी में दलितों की प्रताड़ना के, उत्पीड़न के दर्ज किए गए। संजीव जी, मुझे ये बताएं कि वहां पर तो आप लोगों की सरकारें रही हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए आंचल जी, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। हो क्या रहा है यहाँ पर कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी को मौका नहीं दिया जा रहा है। और आंचल जी, ये आपको मौका देखना सबको पड़ेगा, मिल रहा है, आप लेकिन समस्या ये है कि आप चर्चा भटकाने लगते हैं। आप संक्षेप में अगर अच्छे से जवाब दें तो राजस्थान में जी आप मुझे ये जवाब दें कि 8000 से ज्यादा मामले एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दलितों के उत्पीड़न के यूपी में, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? पूरी बात अगर मेरी आने देंगे तब तो मैं पूरी बात कहूं, क्योंकि जो जिन पे चर्चा हो रही है उन चर्चा पे हमें बोलना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गौशालाएं खुलवाई गई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी तो गौशाला खुलवा रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग सबसे ज्यादा स्लाटर हाउस चला रहे हैं। तो इन चीज को देखना पड़ेगा। एक तरफ ये गौ रक्षा की बात करते हैं, आज प्रधानमंत्री जी को क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि राजस्थान में उनकी सरकार है और वहां पर 100 और 50 गाय मर रही हैं। अगर वाकई में गाय की इतनी चिंता है आपको, तो देश की संसद में क्यों नहीं एक अध्यादेश लाते हैं और गाय को सुरक्षित रखने की पूरी बात क्यों करते हैं? क्यों नहीं करते? राजनीति करना बंद करिए। गाय पे राजनीति करोगे आप, दलितों पे राजनीति करोगे आप। आइए उत्तर प्रदेश में देखिए करके। ठीक है। अगर अम्बेडकर महासभा को जमीन देने का काम किया तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया। ठीक है, अगर दलितों की रक्षा करने की बात, फैजान जी, 8000 से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में, 7,500 से ज्यादा मामले बिहार में, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की टेक्निकली सरकारें नहीं रही है, वहां पर भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है दलितों के खिलाफ उत्पीड़न का। नहीं, आपको मैं एक चीज बता दूं, आपने आज टॉपिक दिया दलित और गाय पे। मैं साजिया इल्मी जी, रागिनी नायक जी, संदीप महापात्रा जी से और संजीव साहब जो हमारे भाई यहाँ बैठे हैं समाजवादी पार्टी से, मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ पूरे देश से कि जब सत्र के पहले दिन ही बहन कुमारी मायावती जी इस आवाज को उठाती हैं, तब जाके सारे देशवासी, तब जाके सबको दर्द क्यों होता है? जब ऊना का कांड होता है, इससे पहले भी बहन जी ने कहा है कि जब भी मुसलमानों के साथ इसके आड़ में जो है अपराध हो रहा है, दलितों के साथ ये अपराध हो रहा है, तब जाकर मोदी जी इस बात पर जागते हैं। आप मुझे इस बात को बताइए, प्रवक्ता कांग्रेस भी यहाँ बैठी हुई है, आप ये बताइए शासन किसका रहा है हिंदुस्तान में? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और सबसे ज्यादा दलित और मुसलमान अगर पिछड़ा हुआ है तो इन दोनों की वजह से हुआ है। समाजवादी पार्टी आज यहाँ पर बैठी हुई है, नेताजी खुद बोलते हैं कि जमीन कब्जा कब छोड़ोगे, गौशालों के सारे जमीन पर कब्जा किसका है? मैं सवाल उठाता हूँ, बहन कुमारी मैं जवाब दूंगा तो हमारे जो है वो सवाल उठा दिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार करना होगा। बड़ी बहस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। रागिनी, सवाल ये उठता है कि यूपी के अंदर जब हम बात कर रहे थे कि 8075 से ज्यादा घटनाएं 2014 में दर्ज हुई यूपी में दलित उत्पीड़न के खिलाफ, आप संसद में तो कांग्रेस के खिलाफ धरना दे रहे हैं,
कभी भी यूपी में आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। अमिताभ कुंड 2014 में उनकी कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि 44.8% जो आदिवासी हैं और 33.8% दलित हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। 60 साल से ज्यादा आपका शासन रहा, ऐसे में दलितों की हालत के लिए आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? आंचल पिछले 70 सालों में से 60 साल कांग्रेस की सरकार रही और मैं विनम्रता के साथ स्वीकार करती हूं कि यदि एक दलित भाई बहन को भी ये लगा हो कि उनके साथ अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है और जहां पर भी कांग्रेस सरकार की कमी रही हो, मैं विनम्रता से स्वीकार करती हूं और कहती हूं कि उसके अलावा आगे जितना भी मौका मिलेगा हम हमेशा खड़े रहेंगे, खड़े रहे हैं। लेकिन मैं नहीं कहूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, अतिशयोक्ति नहीं करूंगी कि 100% हम सभी कार्यों को करने में सफल हुए। लेकिन आज जो सरकार है वो क्यों आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी है? वो क्यों नहीं अपनी गलती को स्वीकारती? क्योंकि जब तक गलती स्वीकारेंगे नहीं, उसे सुधारने की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ेगा। मैंने जो बातें कही वो झूठ नहीं है। पिछले 2 सालों में दलितों के ऊपर अत्याचार के जो मामले हैं वो बढ़े हैं, 19% बढ़े हैं। इसी के साथ साथ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं और हिंदू धर्म के प्रतीकों को बार बार उग्र राष्ट्रवाद को भड़काने के लिए उनका प्रयोग किया जा रहा है। सामाजिक ताना बाना जो है वो टूटने की कगार पर। रागिनी, ठीक है, आपने बहुत विनम्रता से, ठीक है, बहुत विनम्रता से आपने गलती अपनी स्वीकारी है। प्रधानमंत्री जी की कथनी को करनी में परिवर्तित होना पड़ेगा। संदीप जी, लेकिन बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पर रागिनी ने उठाया। शाजिया हमारे साथ जुड़ गई है, मैं शाजिया के पास पहले जानना चाहूंगी। शाजिया, यहाँ पर बहुत वैलिड पॉइंट रागिनी ने उठाया। उन्होंने कहा 19% जो दलित उत्पीड़न के मामले हैं पिछले 2 साल में बढ़े हैं। सवाल ये उठता है कि जितने फ्रिंज एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर आपकी सरकारें हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, माफ कीजिएगा, चाहे राजस्थान हो, यहाँ पर गौरक्षा दल बढ़ते जा रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। सरकार, प्रशासन, सबका संरक्षण है, आरोप है, वहां पर आपने क्या किया? मुझे लगता है जो ये बात कह रहा है शायद वो ना, जो दल आज ये कह रहे हैं और जो लोग ये कह रहे हैं और जो मीडिया चैनल कह रहे हैं कि दलितों पर अत्याचार मोदी जी के आने के बाद हुआ है, वो ना तो दलितों के दर्द को जानते हैं, ना इस देश को जानते हैं। बल्कि अगले चुनाव में अगर कभी होंगे, दलित इनको मजा चखाएंगे और कहेंगे कि इस्तेमाल इस तरह से हमारा ना करो कि जो हमारे साथ अत्याचार आजादी से पहले और आजादी के बाद लगातार हर स्तर पर हो रहा है। खेड़लांजी के आंकड़े अपनी कहानी कह रहे हैं जो मैंने खुद कवर किया। आप लोग पर करारा अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ उत्पीड़न के मसले मिल रहे हैं, नहीं, आंकड़ा कहानी कह रहे हैं कि हर जगह की कार्रवाई होने में देर हो रही है। आज बीजेपी शासित रोहित बीजेपी शासित राज्य नहीं हुए हैं। वाइस चांसलर उत्तर प्रदेश में की मौत हुई है वो बीजेपी शासित नहीं है। रोहित वर्मिला की मौत को आप लोग ने भुनाया है बहुत अच्छी तरह से। शाजिया, आप सब लोग जो सचमुचाहट में देख रही हूँ आप लोगों के बीच में, जो घबराए बोलने तो दीजिए। घबराहट एक दल में नहीं है, सभी घबराए हुए लग रहे हैं, सभी घबराए हुए लग रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक फिसलता हुआ नजर आ रहा है। शाजिया यहाँ पे सवाल पहले उठा, ठीक है, शाजिया यहाँ पे ये भी सवाल उठा कि लगातार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ इस तरह के जब गौरक्षा दल के लोग हमले कर रहे थे, तब बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने आरएसएस से चुप्पी साधी। जब बात दलितों पे आई तो एक बड़ा वोट बैंक है, चुनाव आगे हैं, वो खिसक ना जाए, डर हुआ, इस तरह के बयान आने शुरू हुए। इस पर जवाब दें। अरे मैं जवाब ही तो देना चाह रही थी। दीजिए ना, तो फिर नहीं बोलेंगी। बिल्कुल, जो आप कह रही हैं कि आंकड़ा शायद समझ में नहीं आ रहा है, बयान आते हैं, ऐसा बयान आता है जो वेस्टेड इंटरेस्ट को आड़े हाथ लेता है। आप फिर से बोल रहे हैं बीच में भाई साहब, आप चाह नहीं रहे कोई बोले। हो ये रहा है कि प्रधानमंत्री का बयान इतना सख्त है और जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो बीजेपी का मजाक उड़ा रहे थे, साफ तौर पर उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है।
इस हमले को, इस प्रहार को कि बीजेपी संरक्षण दे रही है। आप इस केवल मिलावट में सब लोग टी राजा के खिलाफ क्या कार्रवाई की इनके गई? अपने अपने राज्यों में राजा ने गुजरात में जिन दलितों को आंकड़े हैं, पीटा गया उनको भद्दी भद्दी गालियां तक देने का काम किया। उल्टा तेलंगाना में जब मतलब आप प्रधानमंत्री जी 2.5 की साल यात्रा के उस की, आंकड़े तो को वही नहीं मानती टी राजा है। उनके रिसेप्शन आप के सिर्फ लिए खड़े प्रधानमंत्री हुए। नरेंद्र मोदी की उस बात को मानती है कि उन्होंने इस बात को बोला कार्रवाई के नाम पर 2.5 साल में जो अत्याचार हुआ है दलित और मुस्लिम पे, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल चैनल कैसी बात होगा? आप शुद्ध रूप से राजनीतिक बात साधने का काम पब्लिक है, दलित सब जानती है। आप सभी ने अपने पक्ष को रखा, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही उठता है, चाय पे चर्चा से शुरुआत हुई थी, अब गाय पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्या ये राजनीति है कि कहीं ना कहीं जब आगे चुनाव है तो दलित वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है, तो सभी कोई धरना कर रहा है विपक्ष में बैठ के, तो कोई जो सरकार में है वो इस तरह की टिप्पणियां वहां से कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।